हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का मजेदार उपन्यास फ्रंट पेज का पार्ट 2। हाँ, दिल का दावा। क्या उपन्यास था जनाब। मैं तो पागल हो गया था पढ़कर। क्या दिल था उसमें और क्या दिल का दावा था। उसे मैं शाहजहां होटल के स्विमिंग पूल के किनारे बैठा पढ़ रहा था। मैं वह नावल उसे पढ़ते पढ़ते भावनाओं के आवेग में मैं ऐसा बह गया कि जब होश आया तो मैं पुल के दूसरे किनारे पर था। लेखक सकपकाया, उसके नेत्र तनिक सुकड़े। सुनील ने मेज के नीचे से रमाकांत की टांग पर अपने एक पांव की एक ठोकर जमाई। जनाब, आज आपके दर्शन हो गए। रमाकांत तत्काल बदले स्वर में बोला। समझ लीजिए कि जीवन सफल हो गया। भगवान आपको लंबी उम्र दे और उम्दा लिखने की कुव्वत बख्शे। बस आप लिखते रहें, हम पढ़ते रहें और भावनाओं के आवेग में बहते रहें। आप जैसे सॉलिड लेखक आजकल कहाँ पाए जाते हैं। लेखक तो आजकल पहले से 100 गुना ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन आप जैसे नहीं। मैंने कहा आप जैसे लेखक, सॉलिड, माउंट एवरेस्ट की तरह। जनाब, आजकल के लेखकों का क्या है, जिनके हाथ में कागज़ और पेन आ जाता है वही अपने आप को स्टेनवे लगता है। स्टेनवे, तुम्हारा इशारा शायद हेमिंग्वे की तरफ था, मेरा इशारा स्टेनवे की ही तरफ था। मैं उस शख्स का जिक्र कर रहा हूँ जो म्यूजिकल कॉमेडीज लिखता था। वो हैम्स्ट्रिन है। नहीं जनाब, रमाकांत पूरे विश्वास के साथ बोला। हैम्स्ट्रिन तो संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्रपति है था, और उसका नाम हैम्स्ट्रिन नहीं हैमरशोल्ड था, जो कागो में मारा गया था। कागो? हाँ, जानता हूँ मैं कागो। वहाँ हाथीदांत बहुतिया में पाया जाता है। हाथी के लिए अहमियत उन दांतों की होती है जो कि खाने के लिए हैं, न कि दिखाने के लिए, जबकि इंसान के साथ इससे उल्टा होता है। इंसान हाथी के दिखाने के दांतों को अहमियत देता है, क्योंकि प्यानों की शानो शौकत तो बनती ही उन दांतों से है जो दिखाने के। सुनील ने फिर रमाकांत के टखने पर एक ठोकर जमाई। बहरहाल, रमाकांत संभल कर बोला, यह हकीकत अपनी जगह कायम है कि अदब की दुनिया में आज की तारीफ में आपका दर्जा तोप का है, पोप का है, घटा तोप का है। और मेरा जीवन सफल हो गया, जो यूं मुझे आज आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद रमाकांत ने यूं मुंह बंद किया जैसे संदूक का ढक्कन बंद किया हो। फौजदार कई क्षण यूं रमाकांत को देखता रहा, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि वह खामोश हो गया हुआ था। सुनील हौले से हंसा। फौजदार उसकी तरफ आकर्षित हुआ। सोनी ने कहा था, वह बोला कि तुम मेरे से मिलने आओगे। उसने कुछ ऐसा इशारा किया था कि कोई ऐसी बात है जो उसकी बाबत मेरे से तुम करना चाहते थे। क्या बात है नौजवान? निसंकोच कहूँ जनाब, सुनील विनीत भाव से बोला। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बात का रिश्ता सोनी के पिता की वसीयत से है। जरूर होगा, इतना अंदाजा तो मैं लगा ही सकता हूँ। उस वसीयत की शर्तें वगैरह बहुत सख्त हैं। कुछ शर्तें इतनी सख्त है कि वो सोनी की मौजूदा जिंदगी का पुलंदा बांधे दे रही हैं। क्या बांधे दे रही हैं? पुलंदा। मेरा मतलब है कि वसीयत की कुछ शर्तें, बल्कि यूँ कहिए कि कुछ पाबंदियाँ सोनी के अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने के रास्ते में बाधा बन रही है। इसलिए वो चाहती है कि उन शर्तों, उन पाबंदियों के मामले में उसे आपसे कुछ रियायत हासिल हो जाए। क्या चाहती है वो? अपना जेब खर्च बढ़वाना चाहती है। ऐसी मामूली बात वह खुद ही कर लेती मेरे से। इसके लिए तुम्हें तकलीफ देने की क्या ज़रूरत थी? जी, बात जेब खर्च जितनी मामूली नहीं। तो सोनी शादी करना चाहती है। किससे? वो बात की बात है। पहले तो यही मालूम होना चाहिए कि अगर वो ऐसी ख्वाहिश जाहिर करे तो इस बाबत आपका रवैया क्या होगा। मेरा रवैया बहुत सख्त होगा। मैं उसे हरगिज़ भी शादी की इजाज़त नहीं दूंगा। जनाब, वो बालिग है, 23 साल की है, अपना भला बुरा कुछ समझने की उम्र में है। नहीं है, वो सिर्फ उम्र के लिहाज से बालिग है, बाकी हर लिहाज से अभी वो ऐसी लड़की है उम्र के साथ साथ जिसकी दानाई में कोई इजाफा नहीं हुआ, जिसने कोई जिम्मेदारी, कोई दुनियादारी, कोई अक्ल की बात नहीं सीखी, और जिसके सिर पर अभी सरपरस्ती के अंकुश की बहुत सख्त जरूरत है। ऐसा ही ख्याल उसके बाप का था, जिसने बहुत सोच समझकर उसके हित को मैनेजर रखते हुए
उस पर वो पाबंदियां लगाई जो वसीयत में है, और ऐसा ही ख्याल मेरा है। लेकिन सुनो, तुम नौजवान हो, एक ही एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हो, तुम लोगों की एक जमात है, उसमें तुम कूदकर इस नतीजे पर पहुंच जाते हो कि अभिभावकों के किए जो हो रहा है गलत हो रहा है। तुम्हारा यही नज़रिया तुम्हें यहाँ तक लाया है, वरना मेरे ख्याल से तुम सोनी को ठीक से जानते भी नहीं। मैं उसे खूब जानता हूँ। खूब नहीं जानते, इतना ही जानते हो जितना राह चलती दोस्ती में जाना जा सकता है, या जितना यारी दोस्ती बनाए रखने के लिए जानना जरूरी होता है। सोनी मेरी सगी भतीजी है, मेरे दिवंगत भाई की इकलौती औलाद है। खुद मैंने शादी नहीं की, इसलिए फौजदार फैमिली की इकलौती अगली पीढ़ी है। इन वजूहात में सोनी के खिलाफ कुछ कहने से मेरा कलेजा फटता है, लेकिन तुम्हें तस्वीर का सही रूप दिखाने के लिए ऐसा कहना ज़रूरी है। इसलिए कह रहा हूँ कि सोनी एक निहायत खुदगर्ज, मतलब परस्त, सीढ़ी, खर दिमाग और बदतमीज लड़की है। ऐसी वो कैसे बन गई, इसकी डिटेल में मैं नहीं जानना चाहता। शायद माँ की सरपरस्ती हासिल न होने की वजह से बिगड़ी हो, शायद बाप की ज़रूरत से ज़्यादा प्यार ने बिगाड़ा, लेकिन हकीकत वही है जो मैंने बयान की। सोनी का मिजाज ऐसा है कि उसे खुद अपने हाथों तबाह होने से रोकने की ज़रूरत है। अपनी हठधर्मी और जिद्दी नेचर की वजह से वह खुद अपने भले बुरे की तमीज़ नहीं कर सकती। उसके बाप को उसकी इन तमाम खामियों का एहसास था। उसे एहसास था कि ऐसी बिगड़ी हुई लड़की के हाथ में अगर एकाएक उसकी करोड़ों की दौलत आ गई तो वह उसे निश्चित आत्मसात की तरफ धकेलने वाली बात होगी। इसलिए सोनी की उछलताओं पर अंकुश लगाने की गरज से उसके बाप ने अपनी मौजूदा वसीयत की और उस ट्रस्ट की स्थापना की जिसका कि मैं ट्रस्टी हूँ। बालिग तो सोनी तब भी थी जबकि उसका बाप मरा था। तब अगर उसकी औलाद पर किन्हीं पाबंदियों की ज़रूरत महसूस की थी तो मैं उसके जजमेंट को, उसके फैसले को गलत करार देने वाला कौन होता हूँ। मैं उसके फैसले के खिलाफ कुछ करूँगा तो यह उस विश्वास के साथ धोखा होगा जो मेरा भाई मेरे ऊपर जताकर मरा है। तब उसने अपनी औलाद पर किन्हीं पाबंदियों की ज़रूरत महसूस की थी तो मैं उसके जजमेंट को, उसके फैसले को गलत करार देने वाला कौन होता हूँ। मैं उसके फैसले के खिलाफ कुछ करूँगा तो यह उस विश्वास के साथ धोखा होगा जो मेरा भाई मेरे ऊपर जताकर मरा है। यानी कि खुद आपको सोनी के पिता की इस राय से इत्तेफाक है कि दौलत सोनी को बिगाड़ देगी। बिगड़ी तो वो पहले से ही हुई है, मुकम्मल तौर से बिगाड़ देगी, रही सही कसर भी पूरी कर देगी। हाँ, क्यों? क्योंकि उसे अपने भले बुरे की तमीज़ नहीं, क्योंकि जिस घटिया सोहबत में वो पड़ी हुई है उसमें ऐसी कोई तमीज़ सीख पाने की गुंजाइश भी नहीं। सारे शहर को मालूम है कि देर सवेर वह अपने बाप की करोड़ों की संपत्ति की स्वतंत्र रूप से इकलौती वारिस बनने वाली है। गुमराह किए जाने के लिए, बरगलाए जाने के लिए यह रेडीमेड मसाला है। जिंदगी उसकी है, उसको जैसे चाहे जीने का अख्तियार होना चाहिए। अपना वो अख्तियार आजमाने से उसे किसने रोका है? जी तो रही है वो अपनी मनमानी जिंदगी, आजमा तो रही है अपना हर अख्तियार। शराब वो पीती है, सिगरेट वो पीती है, ड्रग्स का भी शौक करती है वो, कोई बड़ी बात नहीं। बॉयफ्रेंड के साथ रंगरलिया भी वो मनाती है। और कौन सा अख्तियार, कौन सी मनमानी बाकी रह गई आजमाने के लिए? सुनील खामोश रहा। वो समझती है यहाँ घर बैठे मुझे क्या खबर लगती होगी उसकी करतूतों की, लेकिन सब खबर लगती है मुझे। बात उसकी दौलत की हो रही थी। गलत, बात उसकी दौलत की नहीं, उसके बाप की दौलत की हो रही थी। मिस्टर जिस बाप ने उसे मौजूदा ज़िंदगी थी, वो अगर उतनी ही दरियादिली से अपनी दौलत उसे नहीं देना चाहता था तो इसमें शिकायत किस बात की? सुनील को जवाब न सूझा। अगर वह दौलत को अहमियत देती है, अगर उसे दौलत का लालच है तो सुधर कर दिखाए, अपने आप को उम्मीदों के अनुरूप बनकर दिखाए। ऐसा कर दिखाने के लिए ही तो उसे वक्त दिया गया है। पहले 25 साल तक जबकि वह शादी कर सकती है, और फिर 27 साल तक जबकि वह साबित करके दिखा सकती है कि अपने बाप की दौलत को संभाल कर रखने लायक काबिलियत और कुव्वत अपने आप में पैदा कर चुकी है। फौजदार एक क्षण ठिठका और फिर बोला, दरअसल मेरी भतीजी बुरी सोहबत में इस कदर गुमराह हो चुकी है कि वह यही फैसला नहीं कर पाती कि वह चाहती क्या है। उसे ज़्यादा क्या अजीज है, अपना मौजूदा बेलगाम हैप्पी लाइफ स्टाइल
या अपने पिता की दौलत के सदके हासिल करने वाली इत्मीनान और ठहराव की जिंदगी। वो तो चाहती है कि उफनते दरिया में छलांग भी लगा लूं और किनारे पर बैठकर मौजों के उतार चढ़ाव का भी आनंद ले लूं। दोनों बातें कैसे हो सकती है? हो तो सकती है। यूं कहिए कि आप होने नहीं देंगे। दुरुस्त, इसलिए नहीं होने दूंगा क्योंकि इसी में उसकी भलाई है। अगर वह अपनी शादी कर लेती है तो आप उसका कोई लिहाज नहीं करेंगे। कतई कोई लिहाज नहीं करूंगा। मुझे अभी पता लगे कि उसने शादी कर ली तो मैं कल सुबह ही ट्रस्ट भंग कर दूंगा। सोनी की उसके पिता की जायदाद से बेदखली की घोषणा कर दूंगा और सारी दौलत रेड क्रॉस जैसे धर्मार्थ संस्थानों के हवाले कर दूंगा। अगर वह आपसे दरख्वास्त करे कि आप उसे शादी की इजाज़त दे दें तो वह इजाज़त मैं उसे कभी नहीं दूंगा, खास तौर से तब जबकि मुझे मालूम है कि वह किससे शादी करना चाहती है। जी, मैं क्या उस सालवी के छोकरे की अपनी भतीजी से आशनाई की बाबत जानता नहीं? मैं क्या इस शहर में नहीं रहता? आपको एतराज़ है लड़के से? आपको एतराज़ लड़के से है या उनके कुनबे से? दोनों से है। पेड़ ने बीच पर ही जाना होता है। लड़का क्या कुनबे से जुदा होगा? तुम सालवियों से वाकिफ हो? खास नहीं, अखबार नवीस हो। खास वाकिफ होकर देखो, मज़ा आ जाएगा। बहुत सनसनीखेज कॉपी हाथ लगेगी। देखो कैसा कलरफुल खानदान है। बाप दिवालिया, दर्जनों लोगों के माल हजम करके दिवाला निकाल कर बैठ गया। धंधा अपने एक पार्टनर के साथ बेनामी में करता है। माँ अपने आप को भूतपूर्व फिल्म स्टार बताती है, लेकिन मुगल बाग में जाकर किसी से भी पूछ लो, कोई भी बता देगा कि वह वहाँ की एक नाइट क्लब में कैबरे करती थी। और कैबरे भी कैसा, टोटल न्यूड डांस, नंगा नाच, जबकि उन दिनों इतनी नंगाई अभी कॉमन भी नहीं हुई थी। सुनील ने रमाकांत की तरफ देखा। रमाकांत ने सहमति से सिर हिलाया, लेकिन सुनील ने कहना चाहा, माँ बाप की जाती जिंदगी को औलाद के सिर थोपना। अभी औलाद भी तो सुन लो कैसी है। लड़की नॉन डोप एडिक्ट है, 2 बार सैनिटोरियम में भर्ती हो चुकी है। रंगास्वामी नाम के एक मुस्टंडे तांत्रिक से उसके नाजायज ताल्लुकात थे। लड़का 2 बार शॉपलिफ्टिंग के इल्जाम में और 1 बार स्वीडिश टूरिस्ट लड़की के रेप के केस में पुलिस के फेर में आ चुका है, लेकिन पैसे के जोर से बाप ने उसे जेल जाने से बचा लिया था। ऐसे परिवार के कुल दीपक से रिश्ता जोड़ना चाहती है हमारी भतीजी। सुना है जो नावल आप लिख रहे हैं उसमें अपने सालवी परिवार के सदस्यों को और उस तांत्रिक रंगास्वामी को अपनी कलम का निशाना बनाया है। ठीक सुना है तुमने, होशदार शुष्क स्वर में बोला। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी भतीजी की शादी की मर्जी को आप सालवी परिवार से अपनी जाति नापसंदगी के साथ गुड़मुड़ कर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं। मैं शशांक सालवी को किसी भी लिहाज से सोनी के काबिल नहीं समझता। सोनी उसे अपने काबिल समझती है। उसकी समझ में नुक्स है। उस नुक्स को दूर करने की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। आपका निर्णय गलत भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता, गलती इंसान से ही होती है। इस मामले में कोई गलती नहीं हो रही। यह ओपन एंड शट मामला है। उस भ्रष्ट परिवार का छोकरा इस घर का दामाद नहीं बन सकता। सोनी ने फिर भी उससे शादी कर ली तो अपने बाप की दौलत की एक पाई भी उसे नहीं मिलेगी। यह आपका आखिरी फैसला है। हाँ, वैसे ट्रस्ट किस स्थिति में है? बहुत उम्दा स्थिति में है। सोनी के बाप ने जो दौलत छोड़ी थी उसे अपनी सूझबूझ से मैंने 2 ही सालों में 1.5 गुना कर दिखाया है। आप उससे कोई फायदा नहीं उठा रहे। फौजदार ने घूर कर उसकी तरफ देखा। मैंने यूं ही एक सवाल पूछा था। सुनील सहज भाव से बोला, मैं अमानत में खयानत डालने वाले किस्म का आदमी नहीं हूँ और प्रभु की कृपा से मैं अपने भाई की छोड़ी दौलत का मोहताज भी नहीं। आज की तारीख में मेरी माली हैसियत भी कुछ कम नहीं। जानकर खुशी हुई। अब एक आखिरी बात और बताइए, वो भी पूछो। सोनी के रखरखाव और मिजाज में जो बेशुमार तब्दीलियाँ आप देखना चाहते हैं, उसमें एक तब्दीली यह भी है कि रुपए पैसे को हैंडल करने के मामले में वह जिम्मेदार बनकर दिखाए, ताकि वक्त आने पर अपने पिता की विपुल धन संपत्ति उसे मिले तो वह यूं ही अनाप शनाप इधर उधर न उड़ा दे। हाँ, ऐसा क्यों कर होगा? मतलब रुपए पैसे को हैंडल करने का उसे कोई मौका तो आप देते नहीं। आप तो रूटीन के तौर पर खर्चे पानी के लिए 4 पैसे उसे सौंपते हैं।
जिसे कि वह रूटीन के तौर पर खर्च कर लेती है। असल में क्या यह नहीं होना चाहिए? जो जो उसकी उम्र बढ़ती जाए आप उसका अलाउंस बढ़ाते जाएं और एक दिन ऐसा आए कि आप निसंकोच उसे सब कुछ सौंप देने की स्थिति में स्वयं को पाए। होना तो यही चाहिए नौजवान, फौजदार गंभीरता से बोला। लेकिन ऐसा आम लोगों के साथ होता है और सोनी की ट्रेजेडी ही यही है कि वह आम लोग नहीं। उसका अलाउंस बढ़ाना तो दूर की बात है, उसने तो ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जो अलाउंस उसे मिल रहा है मैंने वह भी बंद कर दिया है। कैश की सूरत में सोनी को अब एक नया पैसा हासिल नहीं है। वजह बहुत खतरनाक है। क्या? मुझे पूरा संकेत मिला है कि कोई मेरी भतीजी को ब्लैकमेल कर रहा है। कौन मालूम नहीं, लेकिन मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और पता लगा कर रहूँगा। इस बाबत आपने सोनी से कोई सवाल किया, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। वो तो यह भी कबूल नहीं करती कि ऐसी कोई बात है। कहती है मुझे वहम हो गया है कि कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसा क्या कर दिया है उसने जिससे कि ब्लैकमेल की नौबत आ गई होगी? कुछ तो किया ही होगा। बहरहाल मैंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि ब्लैकमेलर सोनी से कोई रुपया पैसा न झटक सके, उसका खर्चा पानी बंद करके। हाँ, अगर सोनी को सचमुच ब्लैकमेल किया गया होगा तो यूँ तो उसकी दुश्वारी बढ़ जाएगी, कोई हर्ज नहीं होगा। तभी शायद वह यह निर्णय ले सकेगी कि उसे सच सच सब कुछ मुझे बता देना चाहिए। वो कोई खतरनाक कदम भी तो उठा सकती है। मसलन वो ब्लैकमेलर का खून कर सकती है, सरासर कर सकती है। जैसा उसका मिजाज है उसमें खून तो वह मेरा भी कर सकती है। आप जो होता है होने देंगे? नहीं, ऐसी नौबत ना, इसलिए मैं एक ऐसी चाल चल रहा हूँ जिसमें बहुत जल्द मैं ब्लैकमेलर के चेहरे का नकाब उठा दूंगा। बहुत जल्द वह ब्लैकमेलर मेरी जानकारी में होगा और फिर पुलिस की गिरफ्त में। आप क्या चाल चल रहे हैं यह मैं अभी बताना नहीं चाहता। मर्जी आपकी। फौजदार खामोश रहा। मुझे वक्त देने का शुक्रिया जनाब। एकाएक सुनील उठ खड़ा हुआ। वैसे मुझे अफसोस है मेरा आगमन सोनी के काम न आ सका। मैं उसकी बाबत आपकी राय में कोई तब्दीली न ला सका। नौजवान, तुम उसके खैरख्वाह हो तो उसे एक ही राय दो। क्या? कि वह शशांक साल्वी से शादी का इरादा छोड़ दे, अपनी जिंदगी का अंदाज तब्दील करे, अपने आप को सुधारे और अपने पिता की वसीयत, जो कि उसकी अंतिम इच्छा भी है, कि इज्जत करते हुए बड़े सब्र और इत्मीनान के साथ मुनासिब काम के मुताबिक वक्त पर होने का इंतजार करे। मैं उससे समझाऊंगा। बहुत अच्छा करोगे। और उसके ब्लैकमेलर के बारे में भी पूछना। जो बात वह मुझे नहीं बता रही वह शायद तुम्हें बता दे। मैं पूछूंगा। अगर वो कुछ बताए तो उसकी खबर फौरन मुझे करना। जरूर। मैं यहाँ सबसे कह छोड़ूंगा। तुम्हारे मेरे तक पहुँचने में कोई रोक टोक न बरती जाए। शुक्रिया। लेखक का अभिवादन करके सुनील और रमाकांत उसकी स्टडी से विदा हो गए। वे मजूमदार के कमरे से भी बाहर निकल आए तो सुनील बोला, कोई हालचाल पूछे तो सचमुच ही उसे अपनी बदहजमी या पेट की अलामत नहीं सुनाने लगते। कैसे हो या क्या हालचाल है? शिष्टाचार से ताल्लुक रखता एक फिक्रा होता है, तंदुरुस्ती के बाबत सवाल नहीं। मुझे कह रहे हो प्यारियो? रमाकांत बोला। नहीं, मैं इस खिड़की से मुखातिब था। फिर ठीक है, मैं समझा मुझे कह रहे थे। हॉल में उन्हें बर्था के पास खड़ी सोनी दिखाई दी। उन्हें देखकर वह बर्था से परे हटी, उनके करीब पहुंची और उनके साथ बाहर की ओर चल दी। तीनों कंपाउंड में पहुंचे। मुलाकात हुई? सोनी ने पूछा। हाँ, सुनील बोला। तगड़ी। क्या बात हुई? सोनी उत्सुक भाव से बोली। ऐसी कोई बात नहीं हुई और जिसकी तुम्हें गुड न्यूज़ दी जा सके। ओह, तुम्हारे चाचा तुम्हारी शादी के इरादे के खिलाफ तो हैं ही, लेकिन शशांक से तुम्हारी शादी के नाम पर तो वह कहर डाल देगा। क्या करेगा वो? तुम्हारा पुलंदा बांध देगा। और क्या करेगा? इससे पहले मैं, वह तमक कर बोली, इस चाचे के बच्चे का ही पुलंदा नहीं बांध दूंगी। तुम क्या करोगी? कुछ तो करूंगी ही। अपने बाप का माल धर्मशाला और यतीम खानों में तो जाने नहीं देना। मैंने रोकना आसान न होगा। मैं रोक कर दिखाऊंगी। तुम और कौन? मैं और सिर्फ मैं। यानी कि इतने नाजुक मामले में भी शशांक तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा।
कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद ही अंजाम देने पड़ते हैं, ऐसी बात तो नहीं। मसलन शशांक की जगह मैं होता तो मैं तुम्हारे चाचा का खून कर देता। मैं भी, रमाकांत अकड़ कर बोला। कर दो, सोनी बोली। क्या? सुनील बोला। मेरे चाचा का खून? समझ लो शशांक की जगह तुम हुए। रहते जिगर, सुनील आ भरकर बोला। सिर्फ समझ लेने से काम चलता होता तो फिर बात ही क्या थी। एक म्यान में दो तलवारें कहीं आ सकती है। तीन प्यारियों, रमाकांत बोला। मैं भी तो हूँ। अच्छा, अब बकवास बंद करो, सोनी चिढ़कर बोली। तुम्हारे चाचा ने। सुनील अपलक उसे घूरता हुआ बोला। एक बात और बताई जो कि दिलचस्पी से खाली नहीं। क्या? कि कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। काहे को? मैंने क्या किया है यह तो तुम बताओ। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ तो किया होगा। मेरा मतलब है ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से कोई मेरे पर दबाव डाल सके, मुझे ब्लैकमेल कर सके। पक्की बात? हाँ, ऐसा कुछ होता तो मुझे बताती। ज़रूर, आखिर तुम मेरे खैरख्वाह हो। ओके देन। अब जा कहाँ रहे हो? फंक्शन के लिए नहीं रुकोगे? उसमें अभी देर है, लौट के आ जाएंगे। ठीक है। रमाकांत और सुनील कार में सवार हो गए। इस बार सुनील जबरन खुद कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा। ब्लैकमेल वाली बात के बारे में तुम्हारी क्या राय है? रास्ते में सुनील बोला। प्यारियों, रमाकांत संजीदगी से बोला। चाचा खामखा मुँह फाड़ने वाले किस्म का आदमी तो लगता नहीं। वह कहता है तो बाद में कोई दमखम तो जरूर होगा। मंजूर। अब यह सोचो कि सोनी ने ऐसा किया क्या होगा जिसकी वजह से उसे ब्लैकमेल किया जा सकता है। कुछ भी किया हो सकता है। कुछ भी नहीं। यहाँ खास कुछ की तरफ साफ साफ इशारा है। खास कुछ क्या? शादी। मुझे लगता है सोनी शशांक से पहले ही शादी कर चुकी है। अब पोल खुलती दिखाई देने पर वह अपनी शादी को अपने चाचा की रजामंदी में लाने के लिए उतावली दिखाई दे रही है। यानी कि ब्लैकमेलर को खबर है कि सोनी पहले ही शादी कर चुकी है और इस बात की पोल खोल देने के लिए धमकी देकर वह सोनी को ब्लैकमेल कर रहा है। हाँ, हो सकता है कोई और बात हो। होने को तो दर्जनों और बातें हो सकती है, सैकड़ों और बातें हो सकती है, लेकिन मौजूदा हालात में सबसे संभावित बात यही मालूम होती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें मैरिज रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि यूं आनन फानन शादी अगर हुई होगी तो कोर्ट में ही हुई होगी। 4 तो बज रहे हैं। अब वहाँ कौन मिलेगा? कोई तो मिलेगा। क्लोजिंग टाइम तो 5 बजे होता है। ठीक है प्यारियों, तुम कहते हो तो कोर्ट में चलते हैं। तो कोर्ट में चलते हैं। सुनील ने कार को कचहरी की दिशा में दौड़ा दिया। मैरिज रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दर्ज पाया गया कि पिछले माह 15 तारीख को सोनी फौजदार ने शशांक साल्वी के साथ कोर्ट में शादी कर ली थी। फंक्शन का इंतजाम मुख्यतः इमारत के अभिषेक प्रकाशक वाले बाग के ग्राउंड फ्लोर पर था। ग्राउंड फ्लोर पर प्रकाशन का विशाल शोरूम था जिसके फर्नीचर वगैरह को सरकाकर हॉल खाली कर लिया गया था और उसके एक और हॉल के भीतर की ओर वाले सिरे पर एक अस्थायी स्टेज सेट कर दी गई थी जहां की शमे महफिल राम फौजदार ने, सभा की सदारत के लिए आने वाले मंत्री जी ने, सभा के आयोजक अलकनाथ पांडे ने और समारोह के प्रमुख वक्ता ब्लास्ट के मालिक संपादक और सुनील के बॉस मलिक साहब ने बैठना था। फंक्शन में प्रेस प्रतिनिधि आमंत्रित नहीं थे। सुनील की वहां मौजूदगी अपने बॉस की वजह से थी और रमाकांत सुनील के कहने पर वहां आया था। टेम्परेरी स्टेज के बाएं कोने में स्पीकर के लिए डायस और माइक लगा हुआ था। सामने कुर्सियों की 15-16 कतारें थी। उससे अधिक कुर्सियां उस हॉल में लग नहीं सकती थी। अलबत्ता आवागमन कुर्सियों से ज्यादा मेहमानों का अपेक्षित था। हॉल के प्रवेश द्वार की तरफ एक किताबों का दोनों तरफ से खुलने वाला विशाल शेल्फ था जो हॉल के फर्श से लेकर छत तक जाता था। वह वहां इस प्रकार फिक्स था कि सरकाया नहीं जा सकता था, अन्यथा मेहमानों की आमद बढ़ जाने पर उसकी जगह भी और कुर्सियां लगाई जा सकती थी। इमारत की पहली मंजिल पर उस हॉल के ऊपर वैसा ही एक और हॉल था जहां की जलपान का प्रबंध किया गया था। समारोह के निर्धारित समय तक नीचे का हाल मेहमानों से भर चुका था। कुर्सी एक भी खाली नहीं बची थी। लोग कुर्सियों के पीछे विशाल शेल्फ के करीब पहले ही खड़े होने लगे थे
और अभी और लोग वहां पहुंच रहे थे। प्रत्यक्ष हाजिरी अलकनाथ पांडे की उपेक्षा से कहीं ज्यादा साबित हो रही थी। उसका ध्यान बार बार किताबों के उस खुले शेल्फ की तरफ जा रहा था, जिसकी वजह से वहां और कुर्सियां नहीं लगाई जा सकी थी और जिसकी वजह से लोगों को उस शेल्फ के पहलू में खड़े होने पर ही स्टेज का नजारा हो पा रहा था। बहरहाल वहां आमंत्रित सब व्यक्ति उसके यार दोस्त और हित चिंतक थे और उसे उम्मीद थी कि उसके खातिर उन्हें वहां हो रही असुविधा की वे शिकायत नहीं करने वाले थे। अलबत्ता पीछे खड़े लोगों में से एकाध को उसने बेचैनी से पहलू बदलते और एकाध को समारोह को बीच में ही छोड़कर वहां से कुछ करते देखा था। सबसे पहले मंत्री जी का भाषण हुआ। उन्होंने लेखक को, उसके प्रकाशक को, गुण ग्राहक सज्जनों को बधाई दी और लेखक को फूल माला पहनाकर, खुद फूल माला पहनकर अपने लाव लश्कर के साथ बिना कोई जलपान ग्रहण किए इसलिए विदा हो गए क्योंकि अभी उन्होंने कहीं और भी उद्घाटन करने जाना था। फिर मलिक साहब का भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने लेखक प्रकाशक के इतने लंबे चलने वाले मधुर संबंधों के लिए दोनों को खूब बधाई दी और अपने भाषण के बाद लेखक को माइक पर आकर चंद शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया। फूल मालाओं से लदा अपने प्रकाशक के पहलू में स्टेज पर बैठा राम फौजदार अपने स्थान से उठा। उसने अपने गले से फूल मालाएं उतारकर सामने मेज पर ढेर कर दी और माइक की तरफ बढ़ा। वह करीब पहुंचा तो मलिक साहब माइक से परे हट गए और प्रकाशक के दूसरे पहलू में लगी अपनी कुर्सी पर आ बैठे। गंभीरता की प्रतिमूर्ति बना राम फौजदार अपने श्रोताओं की तरफ आकर्षित हुआ। जनाबे हाजरीन, वह बोला, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मोहसिन दोस्तों का, अपने प्रकाशक महोदय का और अपने तमाम मेहरबानों का, जिन्होंने मुझे आज के सम्मान के काबिल समझा और यह इज्जत बख्शी। मेरी कामयाबी सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं है, वह मेरे प्रकाशक अलकनाथ पांडे जी की भी उतनी ही कामयाबी है जितनी की मेरी कामयाबी है, क्योंकि लेखक और प्रकाशक का रिश्ता हाथ और दस्ताने जैसा है, चोली और दामन जैसा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक की दूसरे के बिना गति नहीं। लेखक और प्रकाशक में मतभेद हो जाना आम बात है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज तक मेरा पांडे जी से कोई मतभेद नहीं हुआ। जब से मैं लेखक हूँ तब से ये मेरे प्रकाशक हैं। कभी कभार कोई ऐसा विषय मेरे उपन्यासों में घर कर बैठता है जिससे पांडे जी को बतौर प्रकाशक इत्तेफाक नहीं होता, लेकिन मुझे खुशी है कि उन्होंने सदा बड़ी दिलेरी से मेरी लिखी हुई किताब छापी और हर उस विरोध का मुकाबला किया जो किताब के छपने के बाद किसी न किसी सूरत में सामने आया। ऐसा फिर हो सकता है। कुछ ऐसे लोग यहीं मौजूद हैं जिन्हें मेरे आइंदा उपन्यास दोजक के कीड़े के क्लेवर से, उसके सब्जेक्ट मैटर से ऐतराज है। उन्हें उपन्यास के किरदारों में अभी से बिना उसके छपे, बिना उसके पढ़े अपनी खुद की छवियां दिखाई देने लगी हैं, जिसमें कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उपन्यास लिखता हूँ, आत्मकथाएं नहीं लिखता। आत्मकथाएं लिखता होता तो मैं यह जानकर संतुष्ट होता कि नहीं जनाबे हाजरीन ने मेरी तहरीर का अपनी या अपनी किसी अजीज की जिंदगी के ज़्यादा से ज़्यादा करीब महसूस किया। मैं आत्मकथाएं नहीं लिखता, लिखना भी नहीं चाहता। आत्मकथाएं कितनी बोर होती है यह किसी से छुपा नहीं, जबकि मेरी रचनाएं तो पढ़ी ही इसलिए जाती है क्योंकि उनमें भरपूर मनोरंजन होता है। मेरा काम लोगों को बोर करना नहीं है। साहबान में कोई साहित्यकार नहीं, अदीब नहीं, मैं तो लेखक भी नहीं। मैं एक व्यापारी हूँ और मेरा व्यापार रोचक कथाएं लिखना है। यहाँ मौजूदा और मेरे से खफा कुछ लोग अगर यह बात समझ पाएंगे तो मुझे यकीन है कि उन्हें मेरे से कोई रंजिश नहीं होगी तो बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं तो तभी एक फायर हुआ। उस वक्त तमाम श्रोता मंत्रमुग्ध होकर लेखक का भाषण सुन रहे थे। हॉल में मुकम्मल सन्नाटा था, इसलिए श्रोताओं के पीछे से कहीं से हुई फायर की आवाज हॉल में बड़े जोर से गूंजी। भाषण देते राम फौजदार की आवाज उसके गले में गुटकर रह गई। वह एक कदम पीछे को लड़खड़ाया। उसके दोनों हाथ डायस पर से हटकर उसकी छाती पर पड़े और फिर वह भरभराकर डायस के पीछे स्टेज पर ढेर हो गया। कोहराम मच गया। लोग सीटें छोड़ छोड़कर स्टेज की तरफ लपकने लगे।
उधर लपकते हुए भी उनकी गर्दन क्रेन की तरह अपने पीछे देखने को घूम पड़ती थी, क्योंकि गोली कहीं पीछे से चली थी और बैठे हुए लोगों के ऊपर से होती हुई माइक के पीछे मौजूद वक्ता शामे महफिल राम फौजदार को जाकर लगी थी। उस माहौल में पिछले भाग में तो बहुत हलचल होना चाहिए थी। हत्यारा रिवॉल्वर फेंककर या अभी भी उसे हाथ में थामे बाहर को भागता दिखाई देना चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई उपेक्षित हलचल वहां दिखाई ही नहीं दे रही थी। कितने ही लोग अभी तक समझ ही नहीं पाए थे कि वास्तव में क्या हो गया था। स्टेज पर अलकनाथ पांडे और मलिक साहब धराशायी हुए फौजदार को संभालने की कोशिश कर रहे थे। गोली की आवाज ऊपर भी सुनी गई थी, इसलिए सीढ़ियों की तरफ से ऊपर से नीचे दौड़ते कदमों की आवाजें आ रही थी। ऊपर केवल कैटरिंग स्टाफ और जलपान का इंतजाम देखते पांडे के 2-3 कर्मचारी थे, लेकिन हर कोई यह जानने का इच्छुक था कि वास्तव में क्या हो गया था। एकाएक हंगामा क्यों बरपा गया था? गोली ही थी न प्यारियों, रमाकांत बोला। हाँ, सुनील जल्दी से बोला, और लेखक का पुलंदा शर्तिया बन चुका है। पीछे से आई थी। हाँ, अब वक्त की जरूरत यह है कि कोई यहाँ से खिसकने न पाए। सामने एक दरवाजा है, मैं उसकी तरफ जाता हूँ। तुम स्टेज पर पहुँचो और पांडे को समझाओ कि पहले पुलिस को बुलाने का इंतजाम करे। रमाकांत सहमति में सिर हिलाता हुआ स्टेज की तरफ बढ़ गया। शोर शराबा बदस्तूर मचा हुआ था। शोर में गोली की बाबत लोगों की अटकलें गूंज रही थी। कहाँ से चली थी? यहाँ से, एन मेरी बगल से। नहीं नहीं, यहाँ सीढ़ियों के पास से, मेरे सामने से, इस खुले शेल्फ के पास से, मेरे सामने से। मैंने साफ महसूस किया था गोली मेरे पीछे से नहीं आई थी। यहाँ से, वहाँ से। जितने मुंह थे, गोली के बाबत उतनी ही राय वहाँ उपलब्ध थी। गोली कहीं से भी चली हो, फिर किसी के मुंह से अक्ल की बात निकली। चलाने वाला अभी हॉल में ही होगा। एकाएक सुनील को एक भारी भरकम आदमी पिछवाड़े के बुक केसों में दाखिल होता दिखाई दिया। वह एक जोलजाल सा कोट पतलून पहने था और उम्र में 50 के ऊपर का मालूम होता था। सुनील उसके पीछे लपका। उसने देखा बुक केसों के पार एक बंद दरवाजा था, जिसे कि वह भारी भरकम आदमी खोलने की कोशिश कर रहा था। सुनील लपककर उसके समीप पहुंचा। वह आदमी उसकी तरफ घूमा। खिसक रहे हैं जनाब, सुनील बोला। खिसक नहीं रहा, वह आदमी बोला। जा रहा हूँ। एक ही बात है, मौजूदा माहौल में आपको दोनों ही कामों से परहेज करना चाहिए। दोनों काम? हाँ, खिसकना या जाना। मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ। बड़ा नेक इरादा है, लेकिन इसे आप किसी जिम्मेदार आदमी को अंजाम देने दीजिए। अरे छोकरे, वह एकाएक झल्लाकर बोला। मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, यहाँ मौजूद तमाम लोगों में से सबसे ज्यादा जिम्मेदार आदमी हूँ। अच्छा, आपकी तारीफ। मेरा नाम मनोहर सिंह है, मैं इस इलाके के थाने का थानेदार हूँ। गुस्सा बढ़िया है, लेकिन चलने का नहीं। क्या बकते हो? आप खिसकने का ख्याल छोड़ दीजिए, फोन यहीं से हो सकता है। लेकिन आप यूँ खिसके तो मैं शोर मचा दूंगा। शोर मचा दोगे? क्या शोर मचा दोगे? यही कि हत्यारा भाग रहा है। हत्यारा भाग रहा है? अरे छोकरे, तू है कौन? मेरा नाम सुनील है, मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ। मैं यहाँ का आमंत्रित मेहमान हूँ। मैं भी यहाँ का आमंत्रित मेहमान हूँ। मेरे पास इनविटेशन कार्ड है। कार्ड मुहैया किया जा सकता है, गिरा पड़ा उठाया जा सकता है। अरे बेवकूफ़ आदमी, तुम साबित कर सकते हो कि तुम प्रेस रिपोर्टर हो। हाँ, यह देखिए मेरा प्रेस कार्ड। अब अगर आप भी ऐसी कोई आइडेंटिटी दिखा सके तो। मैं ड्यूटी पर थोड़े ही हूँ, यहाँ कैसे आए? जैसे बाकी लोग आए। मैं लेखक का फैन हूँ, उसके फंक्शन में आया हूँ। अब दरवाजे से हटिए। हटता हूँ और जाकर किसी ऐसे आदमी को बुलाकर लाता हूँ जो कि मुझे पहचानता हो और मेरी बाबत तुम्हें अक्ल दे सकता हो। वेरी गुड। किसी को इस दरवाजे से न गुजरने देना। आप बेफिक्र रहिए, कोई नहीं गुजरेगा, आप भी नहीं। भारी भरकम आदमी घूमकर वापस हॉल की तरफ बढ़ा। तभी शेल्फों के पल्ले सिरे पर ऊपरली सीढ़ियों के करीब उसे एक आदमी दिखाई दिया। वह ठिठका। उसने उस आदमी को आवाज लगाई। त्रिपाठी। त्रिपाठी के नाम से पुकारे जाने वाले आदमी ने उसकी तरफ देखा और फिर लपककर भारी भरकम आदमी के करीब पहुंचा। भारी भरकम आदमी ने त्रिपाठी की बाह थामी और उसे सुनील के करीब ले आया।
त्रिपाठी, इस ढीठ छोकरे को बताओ कि मैं कौन हूँ। तुम कौन हो? सुनील बोला। मेरा नाम त्रिपाठी है। त्रिपाठी बोला, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। और ये कौन है? ये इंस्पेक्टर मनोहर सिंह है, शंकर रोड थाने के SHO। ओह, अब भी? मनोहर सिंह बोला। दरवाजा खोलने देता है कि नहीं? सॉरी सर। सुनील ने खुद ही दरवाजा खोल दिया। सुनील एक तरफ हटा। दरवाजा बंद करके ऐसी ही मुस्तैदी से इन पर निगाह रखना। जैसे मुझे बाहर नहीं जाने दिया, वैसे किसी और को भी मत जाने देना। यस सर। सुनील ने दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ से निकासी का कोई और रास्ता भी है त्रिपाठी साहब? उसने मैनेजर से सवाल किया। हे, त्रिपाठी बोला। बेसमेंट से भी एक रास्ता है। किधर से? त्रिपाठी ने परे बेसमेंट को उतरती सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। आप जरा इस दरवाजे पर निगाह रखना, मैं उधर चेक करके आता हूँ। त्रिपाठी ने सहमति में सिर हिलाया। सुनील बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जो बात उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वह यह थी कि पीछे से गोली चलने की आवाज आते ही उसने फौरन पीछे झांककर देखा था, लेकिन अपने पीछे उसे कैसी भी कोई भी संदिग्ध हरकत नहीं दिखाई दी थी। कोई रिवॉल्वर थामे हाथ, कोई निशाना लेती बाह, कोई हिलता शख्स, कोई हिलता जिस्म, कोई तत्काल वहां से कूच कर जाने को आमादा शख्स, कुछ भी तो नहीं। बहरहाल अभी भी उसे यही जच रहा था कि हत्यारा वहां से पलायन नहीं कर गया था। या तो वो अभी भी हॉल में था या इमारत में कहीं और था। वह बेसमेंट की सीढ़ियों के दहाने पर पहुंचा। उसने दरवाजा ठेलकर भीतर झांका। नीचे बल्ब की रोशनी थी। सीढ़ियां उतरकर वह नीचे पहुंचा। नीचे एक लंबा गलियारा था जिसके बाईं ओर कई कतारों में पुस्तकों से भरे स्टील के बड़े बड़े शेल्फ लगे हुए थे। गलियारे के पल्ले सिरे पर एक और दरवाजा था जो कि खुला था। उसने गलियारा पार करके उस दरवाजे के भीतर कदम रखा तो अपने आप को पुस्तकों की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले गत्ते के डिब्बों, पैकिंग पेपर के अंबार से गिरा पाया। उस कमरे में पल्ले सिरे पर एक और बंद दरवाजा था जिसे कि एक बड़ी चमक दमक वाली महिला खोलने की कोशिश कर रही थी। हेलो, सुनील धीरे से बोला। महिला चिहुक कर घूमी। वह एक कोई 35 साल की कटे बालों वाली खूब लिपी पुती आकर्षक महिला थी। उसके गले और कानों में हीरे झिलमिला रहे थे और वह एक खूबसूरत साड़ी और सूरत से ही कीमती लगने वाली शॉल ओढ़े थी। ओह, वह मुस्कुराकर बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आई एम सॉरी। सुनील अपलक उसे देखता बोला। हकीकतन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं यह दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरे से तो यह दरवाजा खुल नहीं रहा। जरा तुम इसे खोल दो। मैं इसे खोल दूं? आपके लिए? हाँ, मेहरबानी होगी। तुम यही काम करते हो ना? नहीं, मैं तो महज एक मेहमान हूँ फंक्शन का। ओह, बहरहाल दरवाजा तो फिर भी खोलो। क्यों? ताकि मैं चुपचाप यहाँ से बाहर निकल सकूं। सिल्ली, चुपचाप, पीछे एक लाश छोड़कर। मेरा उस हादसे से कोई वास्ता नहीं। अब जो हंगामा यहाँ बरपा गया है उसमें मेरी यहाँ मौजूदगी की बात खुल गई तो मेरे लिए तबाही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं चोरी से अपने पति की जानकारी के बिना यहाँ आई हूँ। मैं तो इस शहर की रहने वाली भी नहीं हूँ। अपने पति के साथ बम्बई से आजकल यहाँ आई हुई हूँ। फौजदार के सम्मान में हो रहे समारोह की खबर लगी तो मैं अपने आप को यहाँ आने से रोक न सकी। पति को बिना बताए चुपचाप यहाँ आ गई और इस झमेले में फंस गई। किस्सा क्या है? आपके पति को फौजदार से आपके मेलजोल से ऐतराज है, बहुत सख्त। वो समझता है कि मैं अभी भी अपने फेवरेट लेखक पर मरती हूँ। अभी भी? सुनील अर्थपूर्ण स्वर में बोला। पहले था मेरे और फौजदार में कुछ, जब मैं 20 साल की थी और वह 40 साल का था, लेकिन अब कुछ बाकी नहीं है। अब तो महज पुरानी यादें बाकी रह गई है जो कि आज लेखक सम्मान की बात सुनकर खामखा हरी हो गई। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन यह सोचकर आ गई थी कि यहाँ कौन सा कोई मुझे पहचानता था। मैं तो चुपचाप अपने फेवरेट लेखक को सम्मानित होता देखना चाहती थी और चुपचाप यहाँ से कूच कर जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ इतना बड़ा कांड हो गया। अब अगर मेरे पति को मेरी यहाँ मौजूदगी की खबर लग गई तो मेरे पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। इसलिए आप इस रास्ते से चुपचाप यहाँ से खिसक जाने की कोशिश कर रही हैं।
और नहीं तो क्या, आपको किसी ने यहाँ तक पहुँचते नहीं देखा? मेरे ख्याल से तो नहीं देखा, लेकिन जाहिर है कि मेरा ख्याल गलत है। तुम जो मेरे पीछे पीछे ही यहाँ पहुँच गए हो। मेरा यहाँ आना महज एक इत्तेफाक है। मैंने उधर आपको आते नहीं देखा था। मुझे आपकी यहाँ मौजूदगी की कतई कोई खबर नहीं थी। ओह, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रा है, चंद्रा चंदावरकर। ब्यूटीफुल नेम फॉर ए ब्यूटीफुल वुमेन। जैसी खूबसूरत आप हैं वैसा ही खूबसूरत आपका नाम है। थैंक यू। वह इटलाई। आप यहाँ कहाँ ठहरी हुई हैं? शाहजहाँ में, स्वीट नंबर 504। चाहो तो वहाँ फ़ोन करके मेरी बाबत तफ्तीश कर लो। आप वहाँ अपने पति के साथ ठहरी हुई हैं? हाँ। वह एक क्षण ठिठकी और फिर बोली, मेरे पति का नाम राजेश चंदावरकर है। वो मुंबई के कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी हैं। आप मुझे अपना हैंडबैग दिखा सकती हैं? महिला ने चुपचाप उसे अपना हैंडबैग सौंप दिया। सुनील ने हैंडबैग टटोला। उसमें रिवॉल्वर जैसा कोई हथियार नहीं था। आप कभी हम प्राण से मोहब्बत करती थी? वह हैंडबैग उसे वापस लौटाता हुआ बोला। हाँ, वह बोली, बेपनाह। पुरानी मोहब्बत के सदके आप यहाँ तशरीफ लाई। फिर भी उनके इंतकाल फरमा जाने के फौरन बाद आप उनके पहलू में पहुँचने की जगह यहाँ से खिसकी जा रही हैं। वो मेरी मजबूरी है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, एक ऐसी शादीशुदा औरत जिसके पति को मरने वाले से मेरे ताल्लुकात से एतराज है। मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अब यहाँ आ गई हूँ तो मौजूदा हालात में यही कोशिश कर सकती हूँ कि मेरी यहाँ आमद राज बनी रहे। लेकिन अब जबकि तुम ऊपर से यहाँ पहुँच गए हो तो मुझे अपनी यह ख्वाहिश पूरी होती नहीं दिखाई देती। सुनील खामोश रहा। मैंने उसे शूट नहीं किया। वह अग्रभाव से बोली, मैं उसे शूट कर ही नहीं सकती थी। कोई वजह भी नहीं है मेरे कोई ऐसा कदम उठाने की। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ इतना बड़ा कांड हो जाएगा। सोचा होता तो भूलकर भी यहाँ कदम न रखती। मुझे फौजदार साहब की मौत का अफसोस है, लेकिन मैं एक असहाय औरत इसमें कर भी क्या सकती हूँ? मैं आपके लिए दरवाज़ा खोलता हूँ, सुनील निर्णायक स्वर में बोला। शुक्रिया शुक्रिया। कई चिटकनियाँ और लेंस सरकाने के बाद दरवाज़ा खुल पाया। उस दरवाजे के पार फिर ऊपर को चढ़ती सीढ़ियाँ थी, जिनके दहाने पर बाहर गली में खुलने वाला दरवाज़ा था। सुनील दूसरे दरवाजे तक उसके साथ पहुंचा। उसने पाया कि वह दरवाज़ा नीचे के दरवाजे की तरह चिटकनियाँ साकलों वाला नहीं था। उस पर स्प्रिंग लॉक फिट था। उसने हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला। जाइए, वह बोला। तुम? वह बोली, मेरे बारे में किसी को बताओगे तो नहीं? अब क्या बताऊंगा? मेरा ऐसा कोई इरादा होता तो यूं आपको जाने ही क्यों देता। ओह, यू आर ग्रेट, यू आर रियली ग्रेट। फिर एकाएक बिना किसी पूर्व चेतावनी के उसने सुनील को अपनी बाहों में बल लिया और उसके गाल पर एक चुंबन अंकित कर दिया। फिर वैसे ही एकाएक उसने सुनील को परे धकेला। गली में कदम रखा और फिर वह जा यह जा। सुनील ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद किया और वापस लौटा। फंक्शन वाले मेन हॉल में पहुंचकर उसने पाया कि इंस्पेक्टर मनोहर सिंह वहां वापस लौट चुका था और अब उसके इर्द गिर्द 2-3 वर्दीधारी पुलिसिये दिखाई दे रहे थे। उसे देखकर रमाकांत लपकता हुआ उसके करीब पहुंचा। वह कुछ क्षण अपलक सुनील को देखता रहा और फिर बोला, शाबाश। क्या हुआ? सुनील हड़बड़ाया। तुझे नहीं पता? क्या नहीं पता? थोबड़े पर लिपस्टिक का ठप्पा कहाँ से लगवाया? लिपस्टिक? सुनील का हाथ तत्काल अपने बाएं गाल पर पड़ा। दूसरी तरफ रमाकांत बोला। सुनील रुमाल निकालकर अपने बाएं गाल पर फेरने लगा। बाद में उसने रुमाल का मुआयना किया तो उस पर लिपस्टिक के लाल दाग साफ साफ लगे पाए। साफ हो गई? उसने पूछा। हाँ, हो गई, रमाकांत बोला। कौन मिल गई थी? सब्ज शहजादी। अब कहाँ है? गायब हो गई। किस्सा क्या है? ठीक से कहो, सुनील ने बताया। तौबा, रमाकांत वितृष्णापूर्ण स्वर में बोला। प्यारियों, अब तुम्हारी उम्र है ऐसे किस्सों में आने की। एक पप्पी के पीछे बेवकूफ़ बन गए। मुझे वो सच बोलती लगी थी। बेचारी बहुत मुसीबत में थी और मुसीबत ज़दा औरतों की मदद करना तुम्हारा परम धर्म है। तुम्हारी इस करतूत की खबर पुलिस को लगी तो जवाबदेही मुश्किल हो जाएगी। नहीं लगती।
अगर लगी तो जो होगा देखा जाएगा। तुम बताओ यहाँ क्या हो रहा है? वही जो दिखाई दे रहा है। पुलिस ने हालात की कमान अपने हाथ में ले ली है। उन्हें हत्यारे के अभी भी यहीं होने की उम्मीद है, इसलिए यहाँ से किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। बहुत सख्ती है इस बाबत। प्यारियों, जब उन्हें मालूम होगा कि तुम पहले ही किसी को यहाँ से जाने दे चुके हो तो छोड़ो भी वह किस्सा, तुम आगे बढ़ो। पुलिस लोगों से सवाल कर रही है कि क्या किसी ने यहाँ कोई ऐसा आदमी देखा था जो गोली चलाने के वक्त के आसपास यहाँ रहा हो, लेकिन अब दिखाई न दे रहा हो। क्या पता लगा? अलकनाथ पांडे ने एक ऐसे आदमी का जिक्र किया है। किसका? मरने वाले के ड्राइवर मोहनलाल का। पांडे कहता है कि फौजदार के भाषण के दौरान एक बार उसे मोहनलाल पीछे दोनों तरफ से खुले शेल्फों वाली किताब की अलमारी के पास खड़ा दिखाई दिया था। बाद में जब दोबारा उसकी उधर निगाह गई तो वह वहाँ नहीं था। तब तक गोली चल चुकी थी। कहता है शायद चल चुकी थी। मोहनलाल अब कहाँ है पता नहीं। एक पुलिसिया उसकी तलाश में दूसरे विंग में गया है। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। अगर यह नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।